हेलो स्टूडेंट, श्रीमती राम कुमारी विजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अपनी जो बीए सेकेंड ईयर की क्लास है कई दिनों से नहीं हो पाई, थोड़ी समय अभाव के कारण ये थोड़ा गैप जो है वो लंबा हो गया था। तो आज अपन आप लोगों की जो क्लासें हैं इसको अगले 3 दिन तक लगातार जारी रखेंगे। तो अपने जो चैप्टर हो गए कंप्लीट, इसके बाद में जो अपना चैप्टर है, शायद लास्ट वाला चैप्टर अपना नगरीय अधिवास का चल रहा था। अब जो लास्ट चैप्टर है वो है अपना मानव प्रजाति। मानव प्रजाति, देखो अपनी पृथ्वी पर या अपने धरातल पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनमें कई प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं हम पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं उनकी पाई जाती है। ठीक है, जैविक विशेषताओं की विविधता के अनुसार मानव की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मान लो किसी की शारीरिक संरचना है तो शारीरिक संरचना भी विभिन्न प्रजातियों की क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लो किसी का कद छोटा होता है, किसी का सर बड़ा होता है, किसी का सिर मोटा होता है, चौड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी के दांत पीले होते हैं, किसी के बाल घुंघराले होते हैं। तो इस प्रकार की जो शारीरिक जो विशेषताएं हैं ये विभिन्न प्रकार के लोगों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसी आधार पर अपन अभी आज विश्व की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रजाति का अर्थ क्या होता है। प्रजाति का अर्थ, देखो प्रजाति जो शब्द है यह शब्द अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है रेस। अंग्रेजी भाषा के रेस से बना है। ठीक है ना। प्रजाति भाषा या प्रजाति जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, तो आप लोग बता सकते हो कि प्रजाति शब्द जो है अंग्रेजी के रेस शब्द से बना हुआ है। रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, प्रजाति के लिए रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ई फॉक्स। ठीक है ना, ई फॉक्स ने प्रजाति के लिए सर्वप्रथम रेस शब्द का प्रयोग किया। रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ई फॉक्स ने किया था। प्रजाति जो है अंग्रेजी भाषा के रेस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना, इसका हिंदी रूपांतरण है। और प्रजाति शब्द के लिए जो रेस है इसका प्रयोग सबसे पहले ई फॉक्स नाम के एक व्यक्ति ने किया था 1570 के अंदर। इनकी एक किताब थी बुक ऑफ मार्टायर्स। ठीक है, मार्टायर्स नाम की एक बुक थी। इस बुक के अंदर 1570 के अंदर इन्होंने ई फॉक्स ने सबसे पहले इस रेस शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों ही बात ध्यान रखनी है, प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, ई फॉक्स है, और इनकी किताब कौन सी थी, तो मार्टायर्स नाम की एक पुस्तक थी। इनके अंदर इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब रेस शब्द की उत्पत्ति जो है, ये रेस शब्द कहां से है, रेस शब्द की उत्पत्ति जो है इटालियन भाषा में एक शब्द है राजा।
ठीक है, कौन सा है? राजा। इस शब्द से रेस की उत्पत्ति है वो मानी गई। राजा से इनकी उत्पत्ति हुई थी और राजा शब्द जो है इतालियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? परिवार, वंश या नस्ल। ठीक है ना? परिवार, वंश या नस्ल जो है इसे राजा का मतलब होता है और इसी से जो है शब्द होता है रेस शब्द की उत्पत्ति है वो मानी गई। ठीक है, अब इससे प्रजाति का अर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा मैं और बताता हूं। इसकी परिभाषा, ठीक है, प्रजाति क्या होती है? तो इसकी पहली परिभाषा जो है ब्लांस ने दी। ब्लांस नाम के एक बोल लेता है, इन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बताया, इन्होंने बताया कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर की जाती है। ठीक है ना? ब्लांस ने कहा कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किसके आधार पर होती? मानव शरीर की आकृति और उसके जो शारीरिक लक्षण है इनके आधार पर किया जाना चाहिए। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। ठीक है ना? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो शॉर्ट के अंदर इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। ब्लांस ने कहा है कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो है मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। टेलर ने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखो आगे अपन देखते हैं आगे अपन देखते देखो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण है अपन अभी करेंगे। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, कि किस आधार पर मानव की प्रजातियां जो है उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो है इसके दो आधार। पहला जो है वो है बाह्य शारीरिक लक्षण, बाह्य शारीरिक लक्षण, और एक जो इसका आधार है वो आ जाएगा आपका आंतरिक। ठीक है, आंतरिक लक्षण या ऐसे भी बोल सकते हैं आनुवंशिकता के आधार पर या जीन्स के आधार पर इनका वर्गीकरण। आंतरिक लक्षण या जीन बोलते हैं इसको, जीन के आधार पर, जीन के आधार। ठीक है, ये इसके दो पार्ट। ठीक है, अब इसके आधार पर जो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो देखिए
सबसे पहले अपन देखते हैं आंतरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। आंतरिक या जीन के आधार पर आंतरिक या जीन के आधार पर जो मानव पदार्थों के वर्गीकरण के आधार है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर पहला जो आधार है वो आता है आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन पहला आधार कौन सा है? उत्परिवर्तन जो है इसका पहला आधार है। इसके अनुसार क्या है कि विभिन्न प्रजाति के मानव शरीर की जो संरचना है तथा लक्षणों का निर्धारण जो है वो जीन के आधार पर किया जा सकता है। इसका निर्धारण करने में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जीन जो है मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। जीन जो है लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका भौतिक वातावरण जो है अगर चयन होता है, ठीक है ना, भौतिक वातावरण और मानव की जो परिस्थितियां चेंज होती है वैसे वैसे वो जीन्स जो है वो भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। जीन्स में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के कारण शारीरिक लक्षण वो बदल जाते हैं। शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। दोबारा परिवर्तन क्या होता है कि मानव शरीर का निर्धारण करने के अंदर जीन्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये जीन्स जो है वो लंबे समय तक मानव के शरीर में बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव का भौतिक वातावरण और मानवीय परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे जीन्स में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन आने के कारण मानव का जो शारीरिक लक्षण है वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो इसे मानव प्रजाति के वर्गीकरण का पहला आधार है जीन्स के आधार पर, उसका पहला आधार है उत्परिवर्तन। दूसरा जो है वो है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, ये प्राकृतिक चयन जो है, प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है कि मानव के शरीर में जो लक्षण जीन्स पाए जाते हैं, मानव के शरीर में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? शीत व शीतोष्ण कटिबंध, शीत व शीतोष्ण कटिबंध जो होता है इनके अंतर्गत ये क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। मानव के शरीर में पाए जाने वाले जीन्स शीत शीतोष्ण कटिबंध में एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण उन लोगों की त्वचा का रंग जो है, त्वचा का रंग क्या होता है? सफेद हो जाता है, ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंध में तो इनकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है? सफेद। जबकि उष्ण कटिबंध के अंदर जो है, उष्ण कटिबंध के अंदर ये जीन्स क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। जीन्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? त्वचा का रंग काला हो जाता है। त्वचा का रंग काला हो जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। जबकि अपन देखते हैं कि विदेशी जो पर्यटक अपने भारत में आते हैं, जैसे इंग्लैंड से आते हैं, यूएसए से आते हैं या यूरोपीय कंट्री से जो भी आते हैं, उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। उसका कारण वो शीत व शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो ये एक इसका ये आधार है, काली मूली के आधार पर मानव प्रजाति को वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा जो है जीन प्रवाह है। जीन प्रवाह इसका तीसरा भाग है। किसका? जीन के आधार पर। जीन प्रवाह का मतलब किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण भी होता है। जैसे मान लो आदमी के जो जीन्स होते हैं, जैसे पिता के लक्षण हो पुत्र में चले जाते हैं, लेकिन किसी प्राकृतिक कारक या शारीरिक कारक के कारण अगर वो जीन एक दूसरे शरीर से प्रवाहित नहीं होते हैं तो उस स्थिति के अंदर मानव के शरीर की संरचना क्या होती है? बदल जाती है। तो ये जीन प्रवाह भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है यौन चयन, यौन
यौन चयन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर अभी अपन ने बात की थी उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में, जैसे ये सफेद चमड़ी के लोग हैं और ये काली चमड़ी के लोग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी चमड़ी का रंग काला है वो अगर किसी सफेद चमड़ी की महिला के साथ में यौन संबंध बनाता है, ठीक है ना, तो अगर वो यौन संबंध बनाएगा तो उसकी आने वाली जो संतान है उसके शारीरिक लक्षण क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, वो मिश्रित हो जाएगी, मतलब है ना कि उसके कुछ लक्षण माता के आ जाएंगे और कुछ लक्षण क्या आ जाएंगे, पिता के आ जाएंगे, ठीक है ना, आधे आधे लक्षण। तो ऐसी प्रजाति जो है उसको मिश्रित संकर प्रजाति के नाम से अपन जानते हैं। तो यौन चयन में ये भी एक वर्गीकरण का मुख्य आधार है, ठीक है। इस प्रकार एक प्रजाति में समझ जाएगा, ठीक है, प्रजाति के अंदर प्रजाति बनेगी कि इस प्रकार का चयन करने के बाद में इससे जो नई प्रजाति बनती है इसको अपन बोलेंगे प्रजाति प्रवाह। अब देखो इसके बाहरी लक्षण है, ये बाह्य शारीरिक लक्षण है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना है कि शरीर की संरचना कैसी होती है उसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके अंदर बाह्य शारीरिक लक्षण के अंदर जो है पहला है, इसके अंदर है शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई या कद। सभी लोगों का शरीर का समान लंबा नहीं होता है और उसका शारीरिक संरचना, जैसे कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग मध्यम होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। इस प्रकार मानव प्रजातियों का ये बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंदर एक महत्वपूर्ण लक्षण है शरीर की लंबाई या कद, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य रूप से शरीर के कद पर जलवायु, वंशानुगत गुण, अवस्था, स्वास्थ्य, भोजन आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो जलवायु है, कुछ विशेष प्रकार की जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा लंबे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लोगों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से शरीर की लंबाई अलग अलग होती है। तो शरीर की लंबाई के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। शरीर का जो कद है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक तो होता है नाटा कद। कद कितने प्रकार के होते हैं? 4। नाटा कद, मजला कद, तीसरा जो है वो होता है लंबा, और एक जो चौथा बच गया वो हो गया बहुत लंबा। बहुत लंबा कद, ये 4 प्रकार है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मानव की जो लंबाई है उसको अपन ले सकते हैं। नाटा जो कद होता है उसके शरीर की ऊंचाई जो है वो 148 से लेकर 158 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। नाटा कद इसको सबसे छोटा कद मानते हैं। 148 से 158 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मजले कद के अंदर 159 से 169 सेंटीमीटर, 159 से 169 सेंटीमीटर वाले है 68 सेंटीमीटर वाले लोग जो है उनको मजले कद में ले लेंगे, जबकि लंबे कद के जो लोग हैं वो आ जाएंगे 169 से 172 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट की हाइट होती है लंबे कद के लोगों की। और बहुत लंबा कद जो है वो आ जाएगा 173 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है ना। जैसे कई लोगों की हाइट जो है वो लगभग 7 फीट के आसपास होती है, 3 साढ़े
कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा चीन, जापान, ठीक है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से नाटे रंगी लोग पाए जाते हैं। जैसे चीन के लोगों को देखते हैं, चीन, जापान, इन क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनकी हाइट जो है बहुत ही कम होती है। साथ में अपने भारत के में दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के लोगों की लंबाई में क्या होती है? कम। उसका कारण क्या है कि दक्षिण भारत जो है उष्णकटिबंध के अंदर आता है, इसी की वजह से दक्षिण भारत के लोगों की लंबाई कम और उत्तर भारत के लोगों की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। जबकि मध्यलागत के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं आपके मलेशिया में, मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा, जावा वगैरह, इन क्षेत्रों के अंतर्गत पतले कद के लोग पाए जाते हैं। लंबे कद के जो लोग हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत लंबे कद की खिलाड़ी, खेल की खिलाड़ी देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों की हाइट होती है, लंबी होती है। और बहुत लंबे कद के जो लोग हैं ये मिलेंगे आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक लंबाई के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो और दक्षिणतम भाग के जो लोग हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया कि मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो अपन दो आधार पर कर सकते हैं, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना के बारे में मैंने बता दिया, और बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंदर पहला उसके शरीर की लंबाई या कद, इसके आधार पर हम मानव प्रजाति का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें शरीर की लंबाई के आधार पर तो इसके चार प्रकार होते हैं। नाटा कद होता है, मतला कद, लंबा कद और बहुत लंबा कद। नाटा कद जो है वो लगभग 148 से 158 सेंटीमीटर के लोगों का होता है। मतला कद 159 से 168, लंबा कद 169 से 172 और बहुत लंबा कद 173 से अधिक होता है। ये क्षेत्र बता दिए। नाटा कद के लोग अफ्रीका महाद्वीप, चीन, जापान, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा के अंदर पतले कद के पाए जाते हैं। लंबा कद का भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं। उत्तर भारत के अंदर 20 प्रकार के कद के लोग मिलेंगे। बहुत लंबा कद है तो 73 सेंटीमीटर से अधिक जो जिनकी हाइट होती है वो बहुत लंबे कद में आ जाती है। और इसे लोग जो है इंग्लैंड, अमेरिका, जैसे मैंने बताया था ना, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के लोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही अपन करेंगे। अगले वीडियो के अंदर इस बाह्य शारीरिक लक्षण के अन्य